हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट टीचरी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। यानी जो आपका 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है उनको उनसे संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। जो स्टूडेंट यानी जो अभ्यर्थी एग्जाम को दिए थे उनसे बातचीत करते हुए जो हम लोग कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, उन सब क्वेश्चनों को हम बात करेंगे। तो पूरी क्लास को बहुत बेहतर रूप में देखेगा बच्चे, और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। और जिन बच्चों का आगे एग्जाम है उनको इस क्लास से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आइए, यानी इसमें हम लोग थोड़ा सीडीपी, हिंदी और ईवीएस और संस्कृत के कुछ पोर्शन को हम लोग समझेंगे। तो पूरी क्लास को बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले जो स्टूडेंट ने बताया था कि सर वाइगोस्की से संबंधित क्वेश्चन आए थे, तो उन्हीं को आधार बनाते हुए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट किए हैं कि वाइगोस्की के अनुसार जो भाषा अधिगम के सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी जो महान लेव वाइगोस्की साहब हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे, ये कहते हैं भाषा के अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है। तो आप एक बार अपने अनुसार कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर जी, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भाग इन चारों में से कौन सा है। तो अगर हमें बताना रहे भैया तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये सोशल कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा रोल देते हैं। कहते हैं कि समाज से अगर बच्चा घुलेगा मिलेगा तभी उसके लैंग्वेज का एक तरीके से अधिगम बहुत अच्छे से बहुत तीव्र गति से होगा। यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन। तो यहां पे एक निष्कर्ष निकाल लीजिए कि लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन बन रहा है तो पूरी तरीके से प्राइवेट स्पीच हो गया। चाहे भाषा का अधिगम कैसे होता, दोनों दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और जीन पियाजे साहब को भी एक बार अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा कि जीन पियाजे साहब को एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उनके चारों स्टेज के बारे में और एक तरीके से कौन से स्टेज की विशेषता क्या है मैं अपने हर क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए ये नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ रहा है। यानी कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भी क्वेश्चन आ रहा है। और बच्चों ने बताया सर इसका जो कि संरचना पूछा था, यानी जो एजुकेशनल संरचना इसकी बनाई गई है, तो ये पूछा गया। तो बताइए कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा जो विद्यालयी शिक्षा संरचना दी गई वो कौन सी है। तो हम आपको जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाए थे तो बताए थे कि भैया इसका ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सबसे पहले बालक जो होता है 5 वर्ष की उसे शिक्षा देंगे, फिर 3 3 और फिर लास्ट में हो जाता है 4। इसे अपना एक तरीके से पासवर्ड समझ लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पासवर्ड क्या है, तो 5334 अपने दिमाग में बना लीजिएगा। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी क्वेश्चन आ रहा है, एक बार इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील शिक्षा की प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। कहोगे सर ये कहां से आया, देखो ये आपके ना इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी समावेशी शिक्षा से ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं प्रगतिशील यानी जो प्रोग्रेसिव क्लास है उसकी क्या एक विशेषता हो सकती है। तो शिक्षिका पूरी तरीके से भैया जो शिक्षिका पूरी तरीके से कक्षा को नियंत्रित करती नहीं भैया, ये तो प्रगतिशील शिक्षा नहीं हो सकती। उसके बाद बच्चों की भागीदारी न्यूनतम, चाहे प्रगतिशील शिक्षा हो चाहे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो या फिर क्लास हो, उसमें बच्चों की भागीदारी भैया पूर्ण रूप से होनी चाहिए, ना कि न्यूनतम रूप से। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन यहां पे कट हो जाएगा। उसके बाद अगला सी ऑप्शन है गतिविधियां या फिर कार्य करते समय बच्चों का इवैल्यूएशन आप करते रहो, ये ऑप्शन सही हो सकता है। उसके साथ साथ समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय हो नहीं बात, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा कि आप जो भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनको कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन भी करते रहिए। यही भैया है एक तरीके से कह सकते हैं प्रोग्रेसिव कक्षा या फिर कह सकते हैं प्रगतिशील की क्लास। ठीक है, तो यानी सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन। देखिए समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन बन रहा है, तो दिमाग में ये चीज आपने बना के रखेगा बच्चे। ठीक है, आइए एक और नया प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नई समस्याओं को संभालने के लिए, यहां पे देखो कॉमा होना चाहिए लेकिन बच्चों ने जैसे लिख के भेजा उसको यहां पे प्रिंट कर दिया गया है। कहने का मतलब है नई समस्याओं को संभालने के लिए और अलग अलग सोचने की क्षमता किस प्रकार की बुद्धि के पास होती है। देखो सीधे आप जोड़ देना अपने महान हार्वर्ड गार्डनर के साथ। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, बाद में संशोधन करते हुए उसे 9 प्रकार बता दिया गया था। तो भैया हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो 7 प्रकार की बुद्धि है, इसमें से कौन सी वो बुद्धि है जो बच्चों के अंदर नई एक तरीके से नई समस्याओं को संभालने के लिए और अलग से सोचने की क्षमता पैदा करता है। तो संगीती बुद्धि बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद रचनात्मक बुद्धि या फिर मौखिक बुद्धि या फिर प्रकृतिवादी बुद्धि। तो ध्यान से मेरी बात समझना, आप अलग अलग तरीकों से तभी सोच सकते हो बच्चे जब आपके अंदर रचनात्मक बुद्धि डेवलप हो। तो यानी बी फॉर बनाना इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपने दिमाग में और दिल में बना के रखिएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ रहा है तो एकदम हार्वर्ड गार्डनर जी को पढ़ डालिएगा। ठीक है, आइए
आइए अगला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखो कह रहे थे कोहल वर्ग से क्वेश्चन आ रहा, तो कोहल वर्ग से क्वेश्चन 100% आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखो कृष्ण निर्वाध रूप से, यानी कहना कि बिना किसी विवाद से, ठीक है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, और पालन इसलिए करता ताकि वो सजा से बच जाए, यानी उसे सजा दिया ना जाए, इसलिए वो अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी पापा की बात मान रहा है। तो महान कोहल वर्ग यानी नैतिक विकास के प्रवर्तक कोहल वर्ग के अनुसार भैया वो विकास के किस चरण में फिट बैठता है? तो आप सबको पता कोहल वर्ग ने भैया 3 चरण यानी 3 स्टेज में हम कह सकते हैं कि सर जी 6 अवस्थाओं को बताया था। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं पूर्व संक्रियात्मक। तो देखो ये तो भैया हम कह सकते हैं जीन पियाजे साहब की है। पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये तो जीन पियाजे से संबंधित है। या तो पूर्व परंपरागत होगा या फिर परंपरागत। तो आपको पता भी है दंड और आज्ञा पालन किसके अंतर्गत आता है, तो हम कहेंगे सर पूर्व परंपरागत के अंतर्गत आता है, यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को कहीं पे आप एक तरीके से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 110%, और इस टाइप से क्वेश्चन बन भी रहे हैं, तो इस प्रश्न को अपने दिमाग में बच्चे बैठा लीजिएगा। ठीक, आइए आइए अगला प्रश्न समझिए। वाचन और लेखन का कौशल है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कई बार इसको बता चुका। वाचन तथा लेखन जो स्किल है किस प्रकार की स्किल है? आप किसी चीज को ग्रहण करने के लिए, नॉलेज को ग्रहण करने के लिए किसी चीज को लिखते हो? नहीं। या फिर आप किसी वक्तव्य देते हो? ग्रहण करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, श्रवण करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो हम कह सकते हैं सर ये उत्पाद कौशल। कहने का मतलब है आप किसी चीज को लिख के दूसरों, लिखते क्यों? ताकि कोई लोग उसे पढ़ पाए। आप बोलते क्यों? ताकि आप भैया किसी को कोई चीज बता पाओ। तो ये उत्पाद कौशल के अंतर्गत आएगा। इतना इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हुए बच्चे आगे बढ़िएगा। ठीक है, आइए आइए अगला प्रश्न समझिए कि निम्नांकित में से किस अक्षमता के प्रकार में बच्चों को सिर्फ गणितीय कार्य में समस्या होती है? यानी हम कह सकते हैं कि अधिगम विकार से भी क्वेश्चन आ रहा है। हम कह सकते हैं कि जो भी अधिगम अक्षमता है वहां से भी क्वेश्चन आ, तो गणितीय संबंधी अगर विकार हो रहा है तो बताइए डिस्ग्राफिया, हम कह सकते हैं लेखन संबंधी सर ये हो गया, यानी ग्राफ वगैरह लेखन संबंधी, तो डिस्कैलकुलिया। ठीक है, ठीक है, यहां पे हम कह सकते हैं डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, यानी गणितीय संबंधी जो जितनी भी एक तरीके से विकार हैं बच्चे, ये डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आएगा, यानी बी फॉर बनाना इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इतना इसके बारे में आप सभी बच्चे जानते रहिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए कि प्राथमिक कक्षा में कहानी के माध्यम से, ठीक है, प्राथमिक कक्षा में कहानी के माध्यम से अधिगम की महत्ता निम्नलिखित में से कौन है? यानी आप बच्चों को कहानी यानी स्टोरी बताते हो तो ये अधिगम के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है? तो कहानी से अनुमान लगाने की क्षमता, यानी बच्चों को आप स्टोरी सुना रहे हो तो बच्चे उसका कैसे निष्कर्ष निकाल पाएंगे? तो भैया कहानी के माध्यम से वो अनुमान भी लगा पाते। बात तो बिल्कुल सही है, वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। और कहानी से जिज्ञासा और भविष्य की तैयारी भी होती है कि मान लीजिए राजा रानी की कहानी बताई जा रही, तो राजा किस प्रकार से अपने देश को चला रहा था, या फिर कोई राजनेता किस प्रकार से देश को चला रहा था, कैसे आप अपने जीवन की तैयारी कर सकते हो, यह भी कहानी के माध्यम से पता चल ही जाता है। और हाव भाव से शारीरिक भाषा की याद, यानी आप जैसे मान लीजिए किसी को, अगर मान लीजिए आपको क्यूरियोसिटी में बोलना है, जिज्ञासा में बोलना है कि अच्छा मुझे जानना है, यानी उस प्रकार के आपके बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। क्या यानी एक तरीके से आश्चर्यजनक आपके अंदर उस प्रकार का भाव आना चाहिए। ये भी कहानी के माध्यम से संभव है, यानी इसका डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी देखिए आपको कैसे, ये हिंदी पैडागोजी का क्वेश्चन है, तो ध्यान समझिएगा कि कहानी कैसे पढ़ाते समय उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, और कहानी पढ़ाते कैसे, यहां से भी क्वेश्चन आता है बच्चे। थोड़ा सा इसे भी आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, आइए आइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, जो बच्चों ने बताया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या मानते हैं? यानी यहां पे देखो थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ, लेकिन बस इतना समझिए कि आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, यानी प्राथमिक स्तर पर लैंग्वेज को सीखने और सिखाने में आप सबसे अधिक किसे महत्वपूर्ण मानते हैं, या फिर किसे महत्व देंगे? ठीक है, आइए, यानी इन चारों में से कोई एक तो हो सकता है भैया। तो हम कह सकते हैं शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए हम दृश्य श्रव्य सामग्रियों का भरपूर उपयोग करेंगे। यहां पे कह रहा भाषा सीखने और सिखाने के लिए, तो ये बताइए भाषा बच्चों को प्राथमिक लेवल यानी क्लास 1 से 5 के बीच में किसी क्लास में बालक हो सकता है, तो बालक को आपस में आप बातचीत करने का भरपूर मौका दीजिए, ताकि बालक एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो लैंग्वेज बड़े आसानी से सीख जाएंगे। यानी बी फॉर बनाना द राइट ऑप्शन हो सकता है। मे भी पहले चारों ऑप्शन देखा करो। पुस्तकालय में बाल साहित्य की उपलब्धता, अब 1 से 5 तक का बालक है वो क्या ही पुस्तक पढ़ेगा भैया लाइब्रेरी में? ठीक है, उसके साथ साथ बालकों का होने वाला संज्ञानात्मक विकास नहीं भैया। सबसे महत्वपूर्ण आप इसे मानेंगे जो बालक आपस में जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, यानी बी फॉर बनाना, या फिर बी फॉर एक तरीके से कह सकते हैं भैया कि बनाना इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए
आइए एक और प्रश्न देखिए, महान हार्वर्ड गार्डनर साहब से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जो बच्चों ने बताया था कि सर उनसे मिलाने वाला प्रश्न आ रहा है हार्वर्ड गार्डनर से, तो एक मिलाने वाला प्रश्न भी हम आपके लिए ला दिए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जुड़ी हुई है। हार्वर्ड गार्डनर ने भैया 7 प्रकार की बुद्धि बताया था और जो सिद्धांत दिए थे उन्हें कहते हैं कि बहुबुद्धि के सिद्धांत, बाद में संशोधन करके 9 प्रकार बता दिए गए थे। अभी जब मैराथन क्लास लिए थे तब भी ये चीज बताए थे, बाकी जब इंटेलिजेंस पढ़ाए थे बीएड में भी सीटेट में भी, तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाइए चुके हैं। ठीक है, तो आइए बताइए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि महान हार्वर्ड गार्डनर साहब बहुबुद्धि के सिद्धांत जो हैं, इनमें से कहने का मतलब है 9 में से कोई एक ऐसा है भैया जो उनके बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएगा। भाषाई बुद्धि, ये भी बात सही है। उसके बाद संज्ञात्मक बुद्धि, ये भी है। स्थानिक बुद्धि यानी आप स्थान वगैरह के बारे में भैया बातचीत करते हो तो यानी आपके अंदर स्थानिक बुद्धि भी है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर सामाजिक बुद्धि पे कोई जोर नहीं देते, यानी 4 ऑप्शन जहां पे भैया वो गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यानी एक ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, यानी ए बी सी इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा, यानी बी फॉर बनाना इज द राइट ऑप्शन, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा नंबर ए बी सी जो होना चाहिए, तो बस ये समझ लीजिए कि ये बी है और ए सी है, सॉरी ये आपका सी है भैया, और ये थोड़ा सा बी। ठीक है, थोड़ा सा पैड खराब हो गया तो ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बस मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी फॉर बनाना इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए बी सी। यानी हार्वर्ड गार्डनर सामाजिक बुद्धि पे कोई जोर नहीं देते, बल्कि वो भाषाई बुद्धि और उसके साथ साथ संज्ञात्मक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि और बच्चे सामाजिक बुद्धि पे कोई जोर नहीं देते, यानी फोर्थ कट हो जाएगा। तो जहां पे डी है उसको काट दीजिए, जहां जहां पे डी है उसको काट दीजिए, यानी बी फॉर बनाना इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आइए एक प्रश्न को और समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यवर्ती यानी एक तरीके से एक्सटर्नल रूप से प्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है। यानी कोई एक बालक है भैया, वो बाह्य रूप से प्रेरित है, यानी कोई उसे बहुत मोटिवेट कर दिया है। तो चारों में से कौन सी एक ऐसा पॉइंट है जो उसको बाह्य रूप से मोटिवेट नहीं दर्शाता। जैसे आप अपना काम करने में व्यक्तिगत रुचि होती, यानी उन्हें अपना काम करने में व्यक्तिगत रुचि होती, सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। यानी जो बच्चे बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं भैया, वो उनको ये नहीं मानते कि उनका अपने काम करने में व्यक्तिगत रुचि होती, नहीं, वो दूसरों द्वारा दिए गए काम को भैया एक तरीके से प्रतिबद्ध होकर करते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए कार्य करते हैं। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं इसको समझेंगे, यानी वे अपना काम करने में व्यक्तिगत रुचि होती, ये इनकी विशेषता नहीं होती जो बच्चे बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और समझ लीजिए और लास्ट क्वेश्चन है संस्कृत का। ये प्रश्न बच्चे बोले थे कि सर जी जो आप हिंदी पेडागोजी में क्लास हमें पढ़ाए थे और बताए थे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। तो बच्चे जो भाषा अर्जन होता है वो हम अपने समाज से लर्निंग करते हैं, लेकिन जो भाषा अधिगम होता है उसे हम व्याकरण यानी हम व्याकरण से उसे अधिगम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाषा अर्जन, देखो हमेशा इसे अगर संस्कृत का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हिंदी में तोड़ लिया करिए, जब पूरा संस्कृत अच्छे से न पढ़ने आए। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के मध्य कौन सा प्रमुख भेद है, यानी भेदम नास्ति, यानी उनके मध्य कौन सा एक भेद है भैया, कौन अंतर दर्शाता है। तो भाषा परिवेशम यानी भाषा का परिवेश, भाषा का इन्वायरमेंट, भाषा का वातावरण। तो भैया ये तो बिल्कुल भी नहीं, उसके साथ सहजता नहीं, ये भी नहीं कह सकते सहजता भी, उसके बाद स्वाभाविकता भी नहीं सर, व्याकरण। हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है व्याकरण। जो भाषा अर्जन है भैया उसका व्याकरण अलग है, यानी वो स्वाभाविक रूप से हम सीख सकते हैं, लेकिन जो भाषा अर्जन अधिगम है वो किसी व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। तो दोनों के मध्य यही मुख्य अंतर हो जाता है व्याकरण का। यानी हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, अधिगम होता है बच्चे, वो होता है व्याकरण के माध्यम से, और जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो हमारे समाज हमारी सोसाइटी से होता है। तो इतने क्वेश्चन अभी 29 और 28 और 29 दिसंबर को जो बच्चों ने बताया था उनके निष्कर्ष पे जाते हुए हम आपको साथ डिस्कस किए हैं। और क्लास अच्छी लगी तो एक बार लाइक वाइक कर दीजिए और बेहतर रूप में पढ़ाई करते रहिए। यकीन मानिए जितना सीटेट की क्लास करा दिए उसको कर लेंगे और मैराथन क्लास कर लेंगे, और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर अगर ये आप लगाए हैं भैया तो बेहतर तैयारी होगी। आपको बिल्कुल भी कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस निश्चिंत होके अच्छे से मोटिवेट होके और सेल्फ कॉन्फिडेंट होके अच्छे से एग्जाम में बैठिएगा और एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हुए, चारों ऑप्शन को पढ़ते हुए आप प्रश्न को टिक किया करो तो बेहतर स्कोर कर पाओगे। आप सभी से ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए द परफेक्ट स्टडी पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी जाइए और अपने दोस्त यार तक ये क्लास जरूर शेयर करिएगा। और साथ में द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। ये जो ऊपर पूरा पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे आपके साथ साझा कर दूंगा। ठीक है, चलो शेयर कर दूंगा। और यदि आप हमसे कुछ पर्सनल डाउट आपके यहाँ पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो जुड़िएगा, नहीं चलाते तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं बच्चे पूरी बात को आप लोग समझे होंगे, और आपके मन में कभी कोई डाउट हो तो आपको पता है व्हाट्सअप नंबर, उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये 28-29 तारीख को जो एग्जाम जो बच्चों ने बताया था कि सर जहां जहां से क्वेश्चन आ रहा है वहां की हम लोग बात कर लिए। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी दोस्त यार भाई बहन अपना ख्याल रखिए।
अपनों का भी ख्याल रखिए, साथ में एग्जाम टाइम में बिल्कुल फोकस्ड होके अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो सभी को जय हिंद, जय भारत।